Hello students, today I will discuss about the electrochemistry. Electrochemistry is that branch of the chemistry in which we study about the interconversion of chemical change to electricity and electricity to chemical change. Means electricity से chemical change होता है और ये chemical change से क्या generate होती है electricity. इस interconversion की study को ही हम क्या बोलते हैं electrochemistry बोलते हैं. तो electrochemistry में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़ी हुई है. क्लास 11th की जो रेडॉक्स वाला जो चैप्टर है क्लास 11th का आपका 8th चैप्टर, उसमें आपने कुछ टर्म्स पढ़े हुए हैं. कुछ उन टर्म्स को हम रिवाइज करेंगे और फिर जो क्लास 12th के आपके जो टॉपिक्स हैं उनको भी हम कवर अप करेंगे. तो क्लास 11th वाले जो टॉपिक्स हैं उनको भी रिवाइज करना बहुत जरूरी है. सबसे पहले देखिए, आपने एक टर्म आपने क्लास 11th में पढ़ी है. चैप्टर हमारा कौन सा है? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक टर्म इसमें आपने पढ़ी हुई है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जहां पे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन. फिर आपके पास इसमें रिडक्शन. रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है? रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जहां पे भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन. जैसे Fe से Fe2 पॉजिटिव बन गया तो दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन हो गया. और Fe से क्या बन गया आपका? Fe चेंजेस इनटू Fe2 पॉजिटिव बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये ऑक्सीडेशन हो गया. इसी तरह से आपके पास रिडक्शन हो गया. मान लीजिए वापस में चेंज हो जाता है Fe2 पॉजिटिव बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Fe, तो ये रिडक्शन हो गया. तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसमें आपके पास एक टर्म और आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेंट. एंड रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट भी बोलते हैं जिसको हम रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट. शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को OA और रिड्यूसिंग एजेंट को RA. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? विच ऑक्सीडाइज अदर्स एंड रिड्यूस इटसेल्फ. और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? विच रिड्यूसेस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ. तो जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे वो क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज अदर्स, रिड्यूस इटसेल्फ. रिड्यूसिंग एजेंट विद रिड्यूस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं. एक एग्जाम्पल अगर आप देखें यहाँ पे, जैसे एक रिएक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिए आप, ये पोटेशियम परमैंगनेट से परमैंगनेट आयन हमें मिलता है. परमैंगनेट आयन कंबाइंस विद द Fe2 पॉजिटिव आयंस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम. ये चेंज हो गया Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स. तो ये आपके पास आप देखिए Fe2 पॉजिटिव से मिल गया Fe3 पॉजिटिव हमें. और मैग्नीज का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +7. जिन बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आता, मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास 11 में जो रेडॉक्स वाला चैप्टर है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के रूल्स दिए हुए हैं, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के जो रूल्स हैं वो आप जरूर देख लें, जरूर पढ़ लें. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता सकते हैं. +7 से देखिए +2 में चेंज हो गया तो दिस इज रिडक्शन. और ये Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में चेंज हो गया तो आयरन की हो गई है ऑक्सीडेशन और मैग्नीज की हो गई है रिडक्शन. तो यहाँ पे मैग्नीज की रिडक्शन हुई है तो इट इज, और इसने इसको क्या किया? आयरन को, मैग्नीज की खुद की रिडक्शन हुई है, आयरन को क्या किया इसने? ऑक्सीडाइज. तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसको मैग्नीज को क्या किया? रिड्यूस. तो इट बिकम्स रिड्यूसिंग एजेंट. तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया आयरन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया इसमें परमैंगनेट आयन या मैग्नीज कह लीजिए आप. तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास हो गए. उसके बाद आपने एक टर्म इसमें पढ़ी हुई है
इलेक्ट्रोलाइट, जो कि आपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ी थी। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है कोई भी ऐसे सब्सटेंस होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, which dissociates into positive and negative ion. On passing electricity which dissociates into positive and negative ion, जैसे NaCl का आप सॉल्यूशन ले लें, aqueous solution of NaCl, तो आपके पास वो इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट आर ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं, आपको पता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बहुत ही कॉमन सी टर्म्स हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन क्लास 12th के लिए जरूरी है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम किसको बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू आयंस, जो कंप्लीटली आयंस में चेंज हो जाते हैं ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है, जिनकी उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? विच डिसोसिएट्स पार्शियली इनटू आयंस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल आपके पास आपको पता है इसमें, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, HCl है, H2SO4 है, HNO3, मिनरल एसिड्स बोलते हैं जिनको हम। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस हैं नॉर्मली वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है। इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आई होप आपको पता लग गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में हम कंसिडर करते हैं। इसमें एक टर्म आपने पढ़ी हुई है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड क्या होता है? कोई भी ऐसा मटेरियल, मेटल हो या नॉन मेटल हो, नॉन मेटल में नॉर्मली ग्रेफाइट हम यूज करते हैं, उसकी रोड हो जिसमें से करंट पास हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो मटेरियल थ्रू विच करंट और इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, तो उसकी हम रोड लेते हैं नॉर्मली, तो दैट इज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इज आर ऑफ टू टाइप्स अगेन। इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एनोड एंड कैथोड। दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड एंड कैथोड। एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है एट विच ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस, जहां पे इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगी वो एनोड हो गया, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगी दैट इज कैथोड। तो इलेक्ट्रोड जिसपे क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड एंड इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कैथोड। तो इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगी? रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन और एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो दो टाइप के आपके पास इलेक्ट्रोड हो गए। फिर आपके पास इसमें टर्म आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम बोलते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड की एक टेंडेंसी होती है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की या गेन करने की। जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रोड की, either to lose the electron or to gain the electron, that tendency of the electrode is called electrode potential. या इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि there is a potential difference between the electrode and its ions in the solution. There is a potential difference between electrode and its ions in the solution is called electrode potential. मैं एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपके पास ये कंटेनर आपने ले लिया, इसमें आपने जिंक का इलेक्ट्रोड डिप कर दिया, ये जिंक इलेक्ट्रोड है मान लीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें ये जिंक का इलेक्ट्रोड हो गया और ये सॉल्यूशन हो गया जिंक सल्फेट इसके अंदर। तो ये यहाँ पे जिंक है और इसमें जिंक पॉजिटिव आयंस है, जिंक +2 आयंस इसके अंदर। ठीक, सो देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस जिंक इलेक्ट्रोड एंड जिंक आयंस, and this potential difference between the electrode and its ions in the solution is called electrode potential. तो उसको हम electrode potential बोलते हैं। या दूसरी तरह से मैंने आपको बताया था, there is a tendency of each electrode to lose or gain the electron, and this tendency of electrode to lose or gain the electron is called electrode potential. तो उसको हम electrode potential बोलते हैं। तो electrode potential is further of two type, oxidation potential and reduction potential. तो इसको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम E से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय
लेटर ई, कैपिटल ई से हम डिनोट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरी क्या है इसमें, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में आप इसको बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की इसी में टर्म आती है एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हम ई नोट से डिनोट करते हैं, ई नोट। तो अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर उसमें आप मेजर कर रहे हो, आई रिपीट, अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर कर रहे हैं, 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर पे अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर रहे हो, तो इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसको ई नोट से डिनोट करते हैं। नॉर्मली जो बुक्स के अंदर, आपकी टेबल के अंदर, बुक्स के अंदर जो वैल्यूज गिवन है वो ई नोट वैल्यूज होती हैं। जो बुक आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक भी, उसमें एक टेबल बनी हुई है आपकी जो चैप्टर है उसके अंदर, और एक टेबल बिल्कुल बैक में, बुक के बैक साइड में अगर आप देखेंगे वहां पे टेबल बनी हुई है, तो वहां पे ई नोट वैल्यूज गिवन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन होती है। फिर इसमें एक हमारे पास टर्म आती है, नेक्स्ट है ईएमएफ, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इसी को बोलते हैं, हम लिखते हैं ई सेल, ईएमएफ ऑफ सेल और ई सेल। अब सेल क्या है, सेल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एनोड एंड 1 कैथोड, एटलीस्ट 1 एनोड एंड 1 कैथोड के कॉम्बिनेशन को हम सेल बोलते हैं। अब ई सेल का मीनिंग क्या हुआ, देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। अगर आप कोई सेल आपके पास है, जैसे ड्राई सेल है या कोई और दूसरी सेल है, बटन सेल है, कोई भी सेल आपके पास है, उसमें आपको पता है एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। तो देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज टेकन फ्रॉम द सेल। जब सेल से आप कोई करंट नहीं ले रहे होते, उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, ई सेल बोलते हैं। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज टेकन फ्रॉम द सेल, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। और इसी में हमारे पास टर्म आती है ई नोट सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ई नोट सेल का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो अगर आप ईएमएफ को कैलकुलेट करते हैं कहां पे, एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन इट बिकम्स स्टैंडर्ड ईएमएफ। अगर ईएमएफ को किस पे कैलकुलेट करते हैं आप, 298 केल्विन टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो दैट बिकम्स स्टैंडर्ड ईएमएफ, ई नोट सेल बोलते हैं। और ई नोट सेल कैलकुलेट करने का आपके पास फॉर्मूला होता है, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप जरूर ध्यान रखें। ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ई नोट राइट माइनस लेफ्ट भी लिख देते हैं, क्योंकि राइट में नॉर्मली हम कैथोड लिखते हैं, लेफ्ट में एनोड लिखते हैं बाय साइन कन्वेंशन। तो ई नोट कैथोड और ई नोट एनोड। एक पॉइंट आपको इस फॉर्मूले को यूज करते हुए जरूर ध्यान रखना चाहिए, नोट करना चाहिए। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करेंगे पूरे में। नॉर्मली क्या होता है, जहां एनोड होती है वो ऑक्सीडेशन है, कैथोड है तो उसमें क्या है, रिडक्शन है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी, कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल होगी। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करते हुए यू हैव टू यूज ओनली द रिडक्शन पोटेंशियल्स। आपको सिर्फ क्या यूज करनी है, रिडक्शन पोटेंशियल्स यूज करनी है। तो यूज ओनली रिडक्शन पोटेंशियल। इस फॉर्मूले को यूज करने में सिर्फ क्या यूज करना है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल। यू हैव टू यूज ओनली रिडक्शन पोटेंशियल्स। आपको सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल्स ही यूज करनी है। अब रिडक्शन पोटेंशियल किसके इक्वल होती है, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मान लीजिए जिंक है, जैसे जिंक की मान लीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट, तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, माइनस 0.34 वोल्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर किसी की प्लस 0.34 वोल्ट है तो उसकी होगी माइनस 0.34 वोल्ट, अगर माइनस है तो होगी प्लस 0.34 वोल्ट। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो ई नोट सेल निकालने के लिए ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, आपके यूज होगा। तो इस फॉर्मूले को जरूर ध्यान रखें। तो ईएमएफ होगी हमारे पास, स्टैंडर्ड ईएमएफ हमने बात कर ली उसकी। इसके बाद इसमें एक टर्म आती है
गैल्वेनिक सेल आप पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल इसी को हम वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। देखिए सेल नॉर्मली 2 टाइप्स के होते हैं फंक्शंस के बेस पे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम उनको बोलते हैं द सेल इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय द केमिकल चेंज, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो केमिकल चेंज से, उनको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन से होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंज होता है। इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, केमिकल चेंज। हमारी जो इन्वर्टर की बैटरी है, जो गाड़ियों में बैटरीज है, सेल्स है, आपने देखा होगा जब लाइट चली जाती है, हमें लाइट की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे वो हमें बैकअप देती है। तो उस टाइम पे उनमें केमिकल चेंज होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इन्वर्टर की बैटरी से केमिकल चेंज होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो एट दैट टाइम दीज आर बिहेविंग एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आती है तो क्या होता है, फिर उनकी रिचार्जिंग शुरू हो जाती है। तो रिचार्जिंग शुरू हो गई तो रिचार्जिंग में क्या हुआ, उनमें केमिकल चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसकी हेल्प से केमिकल चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से रिचार्ज हो रहे हैं, और रिचार्ज का मतलब रिएक्शन रिवर्स में जा रही है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंज हो गया। तो देन एट दैट टाइम दीज आर बिहेविंग एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल चेंज टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिसिटी टू केमिकल चेंज। इलेक्ट्रिसिटी से क्या हमने किया, केमिकल चेंज टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, डेवलप्ड बाय अलेक्जेंडर वोल्टा, लोई गैल्वेनी। इस गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल में क्या होता है, मैं एक डायग्राम यहाँ पे बनाता हूं। हम 2 कंटेनर लेते हैं, इसके अंदर बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं, दोनों कंटेनर्स को ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। एक कंटेनर में हम जिंक का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, एंड सेकंड कंटेनर वी यूज कॉपर इलेक्ट्रोड। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया, मान लीजिए कॉपर है ये, और ये जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक वाले उसमें जिंक सल्फेट, और कॉपर वाले में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमने ले लिया कॉपर सल्फेट। दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपने ज्वाइन कर दिया, आउटर सर्किट में ज्वाइन कर दिया वायर से। बीच में आपने गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर, जो भी आप यूज करना चाहें, इसकी वोल्ट को मेजर करने के लिए कि कितना ईएमएफ ये जनरेट कर रहा है, वो हमने यहाँ पे लगा दिया। ये ऑन ऑफ बटन लगा दिया, की बोलते हैं इसको हम। ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, जिंक सल्फेट, यहाँ पे क्या ले लिया हमने, कॉपर सल्फेट। तो ये एक डायग्राम हो गया, रफ सा इसका डायग्राम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसमें ये एनोड है, जिंक का क्या है एनोड, और कॉपर क्या है कैथोड। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, इसमें जिंक चेंजेस इनटू जिंक टू पॉजिटिव बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और कॉपर पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, इस कैथोड पे कॉपर टू पॉजिटिव बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर। अब आप देखिए जिंक यहाँ है, तो जिंक चेंजेस इनटू जिंक टू पॉजिटिव। जिंक किसमें चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रोड पे जिंक है, यहाँ तो जिंक टू पॉजिटिव आयन है सॉल्यूशन में, तो जिंक चेंजेस इनटू जिंक टू पॉजिटिव। तो जिंक यहाँ से इधर आ गया और जिंक टू पॉजिटिव में चेंज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉन इधर वायर के थ्रू इधर चले गए इलेक्ट्रॉन। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करता है, करंट, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं इसको। तो करंट इधर से इधर, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर। अब ये इलेक्ट्रॉन जो जिंक से प्रोड्यूस हुए वो किधर जाएंगे, कॉपर की तरफ, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है इसमें, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोड पे नहीं है, सॉल्यूशन के अंदर है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन यहाँ मूव करेंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर, उधर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उधर से, आपको पता है।
तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए कॉपर टू पॉजिटिव ने और इसकी रिडक्शन हो गई, जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर की रिडक्शन होगी। तो नेट रिएक्शन आप क्या लिख सकते हैं, जिंक प्लस कॉपर टू पॉजिटिव चेंजेस इनटू जिंक टू पॉजिटिव प्लस कॉपर। ये इसी को हम ऐसे लिखते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट चेंजेस इनटू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट चेंजेस इनटू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पे मेन रोल किसका हुआ, जिंक और कॉपर का, जिंक की ऑक्सीडेशन और कॉपर की रिडक्शन। अब यहाँ पे देखिए सल्फेट आयन है, अब दोनों में सल्फेट आयन ने चार्ज को नहीं शो होने दिया, यहाँ पॉजिटिव 2 पॉजिटिव आयन को, यहाँ पे भी 2 पॉजिटिव आयन चार्ज को शो नहीं होने दे दिया। तो ये जो सल्फेट आयन है दिस इज स्पेक्टेटर आयन। तो एक टर्म आप यूज करते हैं स्पेक्टेटर आयन, स्पेक्टेटर आयन या इसी को बोलते हैं काउंटर आयन। स्पेक्टेटर आयन या दूसरा नाम क्या है बच्चों, काउंटर आयन। स्पेक्टेटर आयन और काउंटर आयन होता है द आयन विच इज यूज्ड ओनली टू न्यूट्रलाइज द चार्ज, जो सिर्फ चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, बाकी रिएक्शन में और जिसका कोई पर्टिकुलर रोल नहीं है, एक्टिव रोल नहीं है रिएक्शन में, तो उसको हम स्पेक्टेटर आयन बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। तो सल्फेट आयन यहाँ पे ये बीच में हमने लिया है सॉल्ट ब्रिज। देखिए ये सॉल्ट ब्रिज है, अब ये ब्रिज है, ब्रिज कैसे है, ये दोनों जो कंटेनर्स हैं जी, एक में जिंक सल्फेट है दूसरे में कॉपर सल्फेट है, दोनों को ज्वाइन कर रहा है, तो ब्रिज की तरह से एक्ट कर रहा है, और सॉल्ट इसमें हमने फिल कर रखा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं, देयर आर 3 बेसिक फंक्शंस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। तो फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के 3 बेसिक फंक्शंस हैं। तो 3 बेसिक फंक्शंस क्या हैं सॉल्ट ब्रिज के, आप तीनों फंक्शंस को ध्यान से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए पहला फंक्शन साफ दिखाई दे रहा है, इट हेल्प्स इन द इंटरकनेक्शन ऑफ द 2 सेल्स, 2 कंटेनर्स। तो सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट, जो अंदर वाला सर्किट है। बाहर वाला सर्किट तो वायर से कनेक्ट हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो अंदर वाला किससे कंप्लीट हो रहा है, सॉल्ट ब्रिज से। तो कंप्लीट्स द इनर सर्किट, तो कंप्लीट कर रहा है किसको, कंप्लीट्स इनर सर्किट, इनर सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट्स द इनर सर्किट, तो अंदर वाले जो सर्किट है उसको कंप्लीट कर रहा है। दूसरा फंक्शन जो इसका है मेनली, इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जो मेन फंक्शन है इसका, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है, सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है। देखिए समझिए इस बात को कैसे, आपने पहले जिंक सल्फेट इधर लिया, कॉपर सल्फेट इधर, तो जिंक सल्फेट इज न्यूट्रल। कैसे न्यूट्रल है, जिंक पे +2 सल्फेट पे -2, तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, देखिए जिंक +2 में चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन उधर चले गए। तो जो सॉल्यूशन पहले न्यूट्रल था, अब वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो गया जिंक की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, यहाँ से नेगेटिव आयन को रिलीज करेगा, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज में दोनों तरह के सॉल्ट है उसके अंदर, तो दोनों तरह के आयन्स हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज यहाँ से क्या रिलीज करेगा, नेगेटिव आयन को, तो न्यूट्रल बना देगा उसको। अब इस रिएक्शन को देखिए आप, इसमें कॉपर टू पॉजिटिव सॉल्यूशन में से पहले तो न्यूट्रल था, कॉपर पे +2 सल्फेट पे -2, लेकिन अब क्या हुआ इसमें, आप देखिए कॉपर +2 इधर चला गया, उसकी रिडक्शन हो गई, तो यहाँ पे नेगेटिव आयन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव आयन सल्फेट आयन, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज यहाँ से रिलीज करेगा किसको, पॉजिटिव आयन को, पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करेगा। इस तरह से ये क्या करता है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है ये, दूसरा मेन फंक्शन हो गया इसका, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और जो थर्ड इसका फंक्शन है वो बहुत सिंपल सा है, जैसा कि आपको दिख रहा है, इट विल नॉट अलाउ द मिक्सिंग ऑफ द 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस को मिक्स नहीं होने दे रहा है। यहाँ पे जिंक सल्फेट है, वहां कॉपर सल्फेट, तो 3 मेन फंक्शन हो गए, कंप्लीट्स द इनर सर्किट, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और थर्ड क्या है इसमें, नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन की मिक्सिंग नहीं होने देता, इट विल नॉट अलाउ द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने दे रहा आपस में। तो ये तीन मेन इसमें फंक्शन हो गए। तो ये आपके पास गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल की बात हो गई। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें वो मैं आपको बता रहा हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल आपको आना चाहिए। सेल को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, अब सेल की रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करेंगे आप देखिए इस तरह से। पहले मैं इसी के लिए कर रहा हूं, देखिए ये सिंबल होता है सॉल्ट ब्रिज का। आप बिल्कुल इसको स्लांटिंग ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, सीधा भी बना सकते हैं। ये दो लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज द सिंबल फॉर द सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज ये हो गया। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन ऑफ, राइट हैंड साइड में रिडक्शन ऑफ। तो यहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ, यहाँ रिडक्शन ऑफ आप लिखेंगे। अब ऑक्सीडेशन किसकी हुई है इसमें? जिंक की। तो जिंक चेंजेस इनटू जिंक 2 पॉजिटिव आयन, ऑक्सीडेशन हो गई देखिए। और इधर रिडक्शन ऑफ, तो ये रिडक्शन किसकी हुई है? कॉपर की। तो कॉपर चेंज 2 पॉजिटिव चेंजेस इनटू कॉपर। ये रिएक्टेंट को शो करता है, ये प्रोडक्ट को। इट मींस जिंक चेंजेस इनटू जिंक 2 पॉजिटिव आयन। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तो कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजेस इनटू कॉपर। तो इससे पता भी लग जाता है किसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है। और ये जो लाइन आपको जो दिख रही है, दिस इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस इन द सॉल्यूशन। बाउंड्री लाइन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस इन द सॉल्यूशन। सॉल्ट ब्रिज, ऑक्सीडेशन ऑफ, रिडक्शन ऑफ, सॉल्ट ब्रिज होगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन से आपको कंप्लीट पता लग जाता है कि सेल के अंदर कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है, कौन एनोड है, कौन कैथोड है। इन जनरल अगर आप लिखें रिप्रेजेंटेशन किसी भी सेल की, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये ऑक्सीडेशन ऑफ मैंने लिख दिया, ये रिडक्शन ऑफ। तो इन जनरल आप ऐसे लिख सकते हैं। अदरवाइज एग्जाम्पल से मैंने ये बताया, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल का एग्जाम्पल लेके हमने ये इस तरह से किया। इसमें नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। ये इसी को हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, लोअर क्लास में भी पढ़ी हुई है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक्टिविटी सीरीज क्या होती है? अगर आप अरेंज करते हैं वेरियस एलिमेंट्स को, आयंस को, in increasing order of their reduction potential, arrangement of various elements or ions in increasing order of their reduction potential is called electrochemical series or activity series or reactivity series. I repeat, arrangement of various elements or ions in increasing order of their reduction potential is called electrochemical series or activity series or reactivity series or electromotive series बोलते हैं इसको। तो वेरियस एलिमेंट्स और आयंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में आपने अरेंज करना है। अब एक छोटी सी सीरीज आपको याद रहनी चाहिए, मैं नॉर्मली बच्चों को बताता हूं इसके बारे में। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और वैसे भी बोर्ड के एग्जाम में या कहीं पे भी, हर जगह पे यूजफुल होती है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए ये मैंने कुछ लेटर्स लिखे हैं इसमें, इसको आप अपने नाम की फॉर्म में या किसी के नेम की फॉर्म में या बिना नेम के भी वैसे याद रख सकते हैं। जीपी, पीजी भी लिख सकते हैं, जीपी कई बुक्स में आगे पीछे होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। पीबीसीएस, मजेंटल, एचसीएमएस, जीपी। पीबीसीएस, मजेंटल, एचसीएमएस, जीपी। अगर 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे, मन में याद करेंगे इसको, तो हो जाएगा यार, मुश्किल नहीं है। तो इसमें P है यहाँ पे पोटेशियम, B है इसमें बेरियम, C है इसमें कैल्शियम, S है इसमें सोडियम, M है इसमें मैग्नीशियम,
ए है इसमें एल्युमिनियम, जेड है इसमें जिंक, आई है इसमें आयरन, एन है इसमें निकल और टी है इसमें टिन और एल है इसमें लेड। तो पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड। एच इसमें क्या है? हाइड्रोजन। सी इसमें कॉपर है। ये वाला एम इसमें मरकरी है। दिस इज सिल्वर, दिस इज गोल्ड, ये गोल्ड है और ये प्लेटिनम है। पीटी मीन्स प्लेटिनम। तो आप देख सकते हैं पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये आपके पास एलिमेंट्स हैं और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में, रिडक्शन पोटेंशियल कम से ज्यादा की तरफ। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। तो अंडरस्टूड है, इससे पहले वाले की रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगी? नेगेटिव में होगी, माइनस में होगी। इसके बाद वालों की क्या होगी? पॉजिटिव में होगी, प्लस में होगी। तो इन सब की नेगेटिव में है, इनकी पॉजिटिव में है। तो बहुत आसानी से आप ध्यान रख सकते हैं, पीपीसीएस मजेंटल, HCMS जीपी आप याद रख सकते हैं ऐसे। और इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि पी मीन्स पोटेशियम, ये बेरियम, ये कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, फिर आपके पास कॉपर, मरकरी, फिर सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, या गोल्ड, प्लेटिनम। अब ये गोल्ड और प्लेटिनम, कई बुक्स में गोल्ड पहले प्लेटिनम बाद में, इस तरह से आते हैं, नॉर्मली प्लेटिनम ही बाद में। तो ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में ये कब काम आती है? जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करते हैं या कोई और ऐसा एग्जाम, आप ऐसा क्वेश्चन आप कोई फेस कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन नहीं है। तो आप ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन नहीं होती, तो आपको अपनी नॉलेज की बेस पे बताना होता है। तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस हम कर रहे हैं इसमें, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। तो इसकी एप्लीकेशंस हैं। देखिए, पहली एप्लीकेशन है, इससे हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। द एलिमेंट हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल इज कंसिडर्ड एज मोर रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी को हम कंपेयर करते हैं नॉर्मली इससे, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी। द एलिमेंट हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर रिएक्टिव। तो जो जिसके रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में मिलती है इससे हम कंपेयर कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर को। वी कैन कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर विद द हेल्प ऑफ दिस कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर्स। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं इससे। आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है विच ऑक्सीडाइज अदर रिड्यूस इटसेल्फ, रिड्यूसिंग एजेंट विच रिड्यूसेस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। अब यहाँ पे देखिए आप, इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इसमें 12th में काम आने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज अदर रिड्यूस इटसेल्फ, रिड्यूसिंग एजेंट विच रिड्यूस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। आप ये बात ध्यान रखना कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल जितनी कम होती है उसकी उतनी ज्यादा टेंडेंसी होती है खुद को ऑक्सीडाइज करने की। आई रिपीट, लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर विल बी द टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड हायर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर विल बी द टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ। क्या नौकरी है, मैं काम कर रहा हूँ, अभी तू इतनी तेज आवाज कर रही है। अरे मंदी के तो मैंने तो वो कर दिया, क्या नॉनसेंस है ये।
तो जिसकी जितनी कम रिडक्शन पोटेंशियल होती है उतनी ज्यादा टेंडेंसी होती है खुद को ऑक्सीडाइज करने की, एंड हायर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर विल बी द टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ। अब यहाँ पे देखिए, आप इधर से इधर जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल लो इधर है और उधर इंक्रीज हो रही है, तो इधर लो है, इट मींस दे हैव मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड दे हैव मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस देमसेल्व्स। तो अगर ये खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे तो दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस। इट मींस दीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड दीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, विच ऑक्सीडाइज अदर रिड्यूस इटसेल्फ। इट मींस हायर द reduction potential, stronger will be oxidizing agent, and lower the reduction potential, stronger will be reducing agent. तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर को आप कंपेयर कर सकते हो। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, जितनी कम रिडक्शन पोटेंशियल होगी उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी खुद को ऑक्सीडाइज करने की, दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, उतनी ज्यादा टेंडेंसी हो जाएगी खुद को ऑक्सीडाइज करने की, और दूसरे को रिड्यूस करने की पावर इंक्रीज हो जाएगी। खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो स्ट्रॉन्गर विल बी ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्गर विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। सो लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल, स्ट्रॉन्गर विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, स्ट्रॉन्गर विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कंपेयर कर सकते हैं आप। फिर हम ये कंपेयर कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि विच एलिमेंट, विच मेटल, कि कौन सा मेटल मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करके एसिड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। Which metal will produce the hydrogen gas when reacted with mineral acid? Mineral acid like H2SO4, HCl. तो जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल 0 से कम होती है, the metal having reduction potential less than 0 will produce the hydrogen gas when reacted with the metal. तो जब भी मिनरल एसिड के साथ इन मेटल्स को आप रिएक्ट करोगे जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल 0 से कम है, तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जिंक है, आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया तो आपको मिल गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। आपके पास कॉपर है, आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन की, आपको मिल गया कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब आप देखिए, कॉपर यहाँ पे है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल 0 से ज्यादा है, जिंक यहाँ पे है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल 0 से कम है। तो जिस बच्चे को ये कंसेप्ट आती है, ये आता है, तो ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन का आंसर पता लग जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि जिंक के साथ तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, कॉपर के साथ नहीं हुई, कॉपर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो ऑटोमेटिकली ये रिएक्शन भी उस बच्चे को याद हो जाएंगी। कुछ आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा रिएक्शन को, ऑटोमेटिकली रिएक्शन याद हो जाएंगी, क्वेश्चन का आंसर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको, अगर आपको ये कंसेप्ट आती है। इंपॉर्टेंस कंसेप्ट की इस क्वेश्चन से आपसे को पता लग रही है। तो जिंक प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, डिस्प्लेस कर दिया उसने। तो कॉपर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, डिस्प्लेस नहीं किया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई। क्योंकि कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल 0 से ज्यादा है और जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल 0 से कम है। तो ये हमें पता लग गया। तो हमने देखा कि हम रिएक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे आपने जिंक और कॉपर को लेके गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल बनाई, तो जब भी आपको दो एलिमेंट्स कोई आपको टीचर दे दे या कोई भी आपको दे दे प्रोजेक्ट की, इन दो एलिमेंट्स को लेके सेल बनाइए, तो आपको ये ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि विच आउट ऑफ दीज एलिमेंट्स शुड बी द एनोड। अगर आपको नॉलेज है इसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की नॉलेज है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी दैट विल बी एनोड, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी दैट विल बी कैथोड, वो कैथोड होगा। और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी वो क्या होगा, एनोड होगा। ये अंडरस्टूड है, क्योंकि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होती है वो ऑक्सीडाइज होता है और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होती है वो रिड्यूस होता है। और इसमें एक और एप्लीकेशन है इंटरेस्टिंग, हम सेफ्टी ऑफ स्टोरेज के बारे में बता सकते हैं। सेफ्टी ऑफ स्टोरेज कि which can be safely stored in the which type of material, कि किस चीज को हम किस में आसानी से सेफली स्टोर कर सकते हैं। एक एग्जांपल से हम कर रहे हैं, देखिए जैसे आपके पास मान लीजिए जिंक का कंटेनर और आपने ले लिया इसमें कॉपर सल्फेट, इसको स्टोर करते हैं। तो आपको पता है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज लेस देन कॉपर। तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा, रिएक्शन हो जाएगी, जिंक सल्फेट
प्लस कॉपर, ये मिल गया। अब रिएक्शन हो गई थी, इट मींस इट इज नॉट सेफ टू स्टोर, ये सेफ नहीं है स्टोर करना। अगर आप इससे रिवर्स ले, कॉपर का कंटेनर ले लिया आपने एंड नाउ यू आर पुटिंग इन दैट जिंक सल्फेट, इसमें क्या पुट कर दिया आपने, जिंक सल्फेट को पुट किया। अब बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, जिंक पहले ही ऑक्सीडाइज्ड है, तो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस द जिंक, तो अब ये रिएक्शन होगी, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। अगर रिएक्शन नहीं होगी, इट मींस इट इज सेफ टू स्टोर। अब नॉर्मली आप देखते हैं एल्युमिनियम कंटेनर्स में सजेस्ट किया जाता है कि एल्युमिनियम कंटेनर में हम खाने की चीजें ना रखें, पानी ना रखें, तो उसका आंसर है इसके अंदर। आप देखिए एल्युमिनियम कहाँ पे है, ये एल्युमिनियम, ये हाइड्रोजन है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन होता है, आपको पता है। अब एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, तो अगर आपने खाने, वेजिटेबल्स वगैरह या फिर आपने वाटर वगैरह को स्टोर कर दिया, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह को एल्युमिनियम के कंटेनर में, तो एल्युमिनियम कैन डिस्प्लेस दी हाइड्रोजन, वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो धीरे धीरे वाटर के अंदर या वेजिटेबल्स के अंदर एल्युमिनियम के आयंस आ गए कंटेनर में से, और एल्युमिनियम इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए एल्युमिनियम अच्छा नहीं है। दैट इज व्हाई वी शुड नॉट स्टोर दीज vegetables and drinking water in the aluminum containers. तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स, ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और इससे आगे फिर हम और दूसरे टॉपिक्स करेंगे, जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और दूसरे टॉपिक्स हैं, वो भी हम करेंगे इसके अंदर। थैंक यू।